Hello everyone. We are studying the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. In our last video हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का अलग अलग सेक्टर्स का, किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और फॉरेन ट्रेड का हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था। ठीक है, तो और इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इसमें हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के इसके बारे में कि ये था क्या। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू टर्न इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया था, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जो ब्रिटिशर्स का टाइम था या ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया में, वो कोलाइड की थी किसके साथ में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में। तो उन्होंने जो कुछ भी किया था वो किस लिए किया था, अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो वो जो कुछ भी करते थे वो अपनी कंट्री को प्रॉफिट दिलाने के लिए करते थे। मीन्स कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे। तो उन्होंने इंडिया को एक सोर्स मान लिया। क्या सोर्स माना उन्होंने? एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को एक सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ट्रांसपोर्ट है होकर के कहाँ, ब्रिटेन में। और वहाँ से जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे, इंडस्ट्रीज़ में जो तैयार माल था उसको लेके आ रहे थे कंज्यूमर्स के पास में। कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया को एक कंज्यूमर बना दिया था इन्होंने, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मत मीन्स कि वहाँ पर जो सामान तैयार हो रहा था उसको हम यूज़ कर रहे थे और यहाँ से सामान लेके जा रहे थे रॉ मटेरियल, वो वहाँ की नीड्स को फुलफिल कर रहा था उन इंडस्ट्रीज़ की। ओके, तो किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था देखते हैं। सबसे पहले कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज़ द रूलर एंड अदर इज़ द कॉलोनी। दो कंट्रीज़ के बीच का एक सोशल रिलेशनशिप होता है जिसमें एक क्या होती है, एक रूलर होती है और दूसरी उसकी कॉलोनी होती है। द रूलिंग कंट्री इज़ नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेंट कंट्री। जो रूलिंग कंट्री होती है वो क्या करती है, वो ना सिर्फ उसके पॉलिटिकल कंट्रोल करती है उस कंट्री के ऊपर जो उसकी कॉलोनी होती है, बल्कि वो ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी डिटरमाइन करती है जो डोमिनेटेड कंट्री होती है उसके। इन केस ऑफ इंडिया, जो जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, तो ब्रिटेन जो कॉलोनी और जो कंट्री थी, रूलिंग कंट्री थी, उनके बीच में क्या था, रिलेशनशिप जो था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। या फिर ये कह लीजिए कि जो रिलेशनशिप था उसकी वजह से ही इंडिया जो था वो अंडर डेवलप्ड रह गया। मीन्स कि उन्होंने सिर्फ हमें एक सोर्स समझा। किस चीज़ का सोर्स समझा उन्होंने? हमें सप्लायर समझा रॉ मटेरियल का। ओके, उन्होंने हमें क्या समझा? सप्लायर समझा रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर समझा फिनिश्ड गुड्स का। इस वजह से हमारे देश में जो हमारा देश की जो इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप्ड रह गई या फिर उसने ग्रो नहीं किया। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो किस सिचुएशन में थी। हम टॉपिक देख रहे हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी क्या सिचुएशन थी और उनके आने के बाद क्या रही। अभी देखते हैं बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। पूरी दुनिया में इंडिया जो था वो जाता था अपने हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से, या वर्ल्ड फेमस था। इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स पर वर्क्स एट्सेट्रा। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? जो थी आपकी कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन एंड सिल्क इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स जो थे हमारे यहाँ इंडिया में बनते थे और पूरे वर्ल्ड में जाते थे और सब लोग उसको उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। These products enjoy a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India। ये किस लिए फेमस थे? ये अपने काम के लिए फेमस थे, इनकी क्वालिटी की वजह से फेमस थे, इनका हाई स्टैंडर्ड की वजह से, और इनमें जो बारीक काम किया जाता था उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। इवन जो ब्रिटेन की जो महारानी थी या फिर जो राज परिवार होता है, जो मतलब
कि जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो इंडिया में बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको यूज़ करते थे। दैट इज़ द सिंबल ऑफ स्टेटस। जो यहाँ पर बनने वाला जो हैंडीक्राफ्ट थे वो सिंबल ऑफ स्टेटस होते थे। ये कंडीशन थी हमारी ब्रिटिशर्स के आने से पहले की। उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे साथ क्या हुआ? द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी यहाँ इंडिया में आने के बाद में जो पॉलिसीज़ बनाई या कोई भी उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कंसर्न थी किससे रिलेटेड? अपनी कंट्री, जो उनकी होम कंट्री थी उसका जो ट्रेड था, उसका जो उसके डेवलपमेंट के से रिलेटेड उनको कंसर्न थी। वो इंडिया से रिलेटेड उनका कोई भी मतलब नहीं था उनका, या फिर इंडिया के डेवलपमेंट से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका हो या ना हो। सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसी तरीके की पॉलिसीज़ की वजह से ही एक बदलाव आया इंडिया की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। अब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर। अब क्या हुआ कि जो सप्लायर बन गया हमारी जो कंट्री थी, पहले वो फिनिश्ड गुड्स क्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स भेजती थी लोगों को या वर्ल्ड वाइड जो भेजती थी सामान, अब वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या बन गई इंडियन इकोनॉमी? रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गई। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जो सामान जो प्रोडक्ट तैयार होकर के आते थे उनका कंज्यूमर बन गई है। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, जो ब्रिटिशर्स आने से पहले जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, अब क्या है कि हम जो है सिर्फ रॉ मटेरियल भेज रहे हैं ब्रिटेन में, और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ में तैयार माल है वो ब्रिटेन भेज रहा है हमारे पास में। The country's growth rate during the first half of the 20th century was less than 2% and growth rate per capita output was only 0.5%. अब इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे देश की कि हम एक सप्लायर से एक कंज्यूमर बन गए थे, और हमारी जो कंट्री की फर्स्ट हाफ में जो ग्रोथ रेट थी ओनली 2% थी, और पर कैपिटा आउटपुट ओनली 0.5% रह गई थी। तो ये हालत हो गई थी हमारी कंट्री की, ठीक है। और इसके बाद में जो फिर ये कहते हैं कि भाई देखते हैं, चलो हम ये देखते हैं कि कौन कितना कमा रहा है या फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया इंडिया की जो नेशनल इनकम थी उसको कैलकुलेट करने का, या पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअली अपनी तरफ से कोशिश की। उनमें से किस किस के नाम आते हैं? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी थी मनी की, विलियम डिगबाय, फिनले शेराज एंड VKRV राव एंड RC देसाई। इन लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने इंडिया नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम का एस्टिमेशन किया था इंडिविजुअल तरीके से, या मतलब कि पर्सनली। कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था कि कंट्री कहाँ जा रही है, डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की सिचुएशन के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।